अरे सर लोग आगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके एक सेकंड रुको, मैं कैसे बनाते होस्ट मुझे नहीं पता। साधना, साधना कहाँ पे? साधना ठीक है। मेक होस्ट ठीक है। डू वांट ठीक है, यस। ओके 2 मिनट रुको, मैं एक बार ये करता हूँ। मेरा जूम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैं तुम लोग लाइन पे रहो, मैं लीव करके फिर ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना? रुक जाओ 2 मिनट। हाँ हो रहा है। ठीक है। ओके साधना, तुम मुझे होस्ट बना दो, ठीक है? वापस से। हाँ ठीक है, थैंक यू। तूने मुझे बनाया कि मैं खुद ब खुद हो गया साधना? नहीं सर, मैंने बना दिया। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो क्या ना प्रॉब्लम होता है, वो जूम नहीं होता कभी। ठीक है। ठीक है, सारे लोग अभी तक आए नहीं, आने दो एक बार। तो मुझे बताओ कि लास्ट क्लास से हमने जो पढ़ा था वहां पे कोई डाउट है किसी को? कुछ भी पूछना है फ्रॉम द एडजॉर्प्शन पार्ट? हमने लास्ट क्लास से केमिकल एडजॉर्प्शन देखा था, है ना? सबको याद होगा, हमने लास्ट क्लास से देखा था केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हमने ये भी देखा था, ठीक है? उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सा फैक्टर है जो केमिकल एडजॉर्प्शन को और फिजिकल एडजॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकता है, वो भी हमने देखा था। और आखिर में लास्ट में हमने देखा था कि लाइक कैसे, हमें लास्ट में देखा था कि कैसे तुम्हारा एब्जॉर्प्शन जो है प्रेशर और टेम्परेचर पे कैसे काम करता है, ये भी हमने देखा था, राइट? तो कुछ भी पूछना हो किसी को याद है तो फिर मुझे पूछ लो जल्दी से, तो आगे बढ़े। ओके आर्मी पब्लिक वालों के एग्जाम कब से था? एपीएस सर 24। 24। केमिस्ट्री कब है? केमिस्ट्री कब है? केमिस्ट्री सर देखना पड़ेगा। मतलब पहला दिन तो नहीं है ना? नो सर, 4th लास्ट या 3rd लास्ट है। हाँ ठीक है। चलो आगे। ठीक है चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बाकी लोग सर नहीं आएंगे।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था टेम्परेचर तक हमारा हो गया था, सब लोगों को याद होगा। आज मैं उनको स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वो टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। प्लीज गिव द हेडिंग, इट इज टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। कुछ पूछना है तो प्लीज पूछो, लास्ट क्लास के ऊपर कुछ पूछना है, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूँ। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और ये होता क्या, मैं तुमको समझाऊंगा। उससे पहले समझो कि आइसोथर्म का मतलब क्या होता है। देखो, तुम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा कि आइसो का मतलब क्या होता है, तो बताएगा मुझे। व्हाट इज आइसो? आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है ना? तो यानी ऐसा कंडीशन जहां पे टेम्परेचर क्या रहे, सेम रहे। यानी बोलने का मतलब ये है कि टेम्परेचर जो हो तुम्हारा वो कैसा हो जाए, बताओ, कांस्टेंट हो जाए। तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्म बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के ऊपर सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको दिया गया है वो दिया गया है फ्रेंडलिच के थ्रू। कौन दिया? फ्रेंडलिच। ठीक है, तो स्पेलिंग लिखो यहाँ पे, नंबर 1 लिखो, फ्रेंडलिच। नंबर 1 के ही पढ़ना हम लोग को, FREUN, स्पेलिंग देख लो यहाँ पर, FREUNDDLICH, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो इन्होंने हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है किसके बारे में, एडजॉर्प्शन के बारे में। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है समझते हैं। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद हमारा एडजॉर्प्शन पार्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम मूव करेंगे इनका सोल्यूशन पार्ट, यानी कोवेट पार्ट में मूव करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको लिखो, क्योंकि इसके बाद तुमको लिखना नहीं है, खाली मेरा बात सुनना है। ठीक है, एक बार टॉपिक डाल लो, हेडिंग डाल लो, और हो गया तो मुझे बोलो। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा, क्या काम है इसका। ठीक है, बोलो बोलो, हो गया तो बोलो। हो गया? यस सर। तो यहाँ पे लिखो, द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट डाउन, द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म will give us will give us the relation between will give us the relation between will give us the relation between the extent of adsorption will give us the relation between the extent of adsorption and pressure, and क्या, pressure at different condition, and pressure at different condition. क्लियर है बात? ठीक है, बोलो भाई लोग। यस सर। यस सर। अब सब बंद कर दो लिखना, और बस मुझे यहाँ पे प्लीज देखो, फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, हमारा एम ये नहीं है कि सब कुछ पढ़ना, हमारा एम है ये जो पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो इस बात को समझो, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक एंट्रेंस में भी बहुत कॉमन है, और स्कूल के एग्जाम के अंदर भी कॉमन है, क्योंकि इससे तुमको बोर्ड एग्जाम में सीधा मार्क्स मिल सकता है। और एक बात मैं बताऊं तुम लोग के लिए, तुम लोग को तो मालूम चला ही होगा कि इस बार का जो क्लास 12 का जो एग्जाम है, उस एग्जाम का मार्किंग जो सिस्टम किया गया है, वो पता ना कैसे किया गया है, ये नहीं पता। वो किया गया है 30% क्लास 10 से, 30% क्लास 11 से, एंड 40% क्लास 12 से। तो 10 का तो फिर भी ठीक है, 11 का 30% समझ रहे हो ना क्या होगा बच्चा का। ठीक है, तुम अपना सोचो ना एक बार कि अगर मान लो तुम्हारे टाइम पे ऐसा हो गया तो क्या करोगे, मर नहीं जाओगे? 30% करोगे, कितना आएगा? हाँ, 5 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये गड़बड़ गड़बड़ गए ना सीबीएसई। ठीक है, देखो फ्रेंडलिच हमको क्या बोलता है थोड़ा समझ। फ्रेंडलिच हमको बोलता है, अब कहां से बोलता है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये बोलता है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, प्लीज कोई लिखिएगा नहीं है, प्लीज देखो यहाँ, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर 1/n। क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा, मैं बात कर रहा हूं आइसोथर्म का। आइसोथर्म का मतलब होता है व्हेन द टेंपरेचर इज कांस्टेंट। तो जब भी तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर को कुछ नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, उस टाइम पे तुम्हारा जो भी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर टू दी पावर 1/n का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आर गेटिंग द पॉइंट? अब तुम बोलोगे सर ये n का मतलब क्या है, तो n का मतलब कुछ नहीं, n एक नंबर है। क्या है? n इज अ नेचुरल नंबर व्हिच इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 1 के बराबर होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? n का जो वैल्यू होगा, n का जो वैल्यू होगा या तो 1 होगा या 1 से क्या होगा ज्यादा होगा। क्लियर है? अब मैं यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊं तो क्या निकल के आएगा? तो ये निकल के आएगा x by m will be equal to k। ये k का मतलब क्या है? तो k हमारा एक एडजॉर्प्शन कांस्टेंट है। क्या है k? एडजॉर्प्शन कांस्टेंट है। और यहां पे निकल के आएगा तुम्हारा p टू द पावर क्या आएगा 1 by m। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? एक्सप्रेशन निकल के आ गया इसका फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोटोप का। अब बात ये है कि ये इस एक्सप्रेशन से हमको क्या बताना चाहता है। अब ये बताना क्या चाहता है समझना, ध्यान से बहुत सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना मत, सुनते जाओ। इसने क्या बोला, फ्रेंडलिच ने बोला कि हम लोग पहले क्या करेंगे, केस 1 देखेंगे। केस 1 का मतलब क्या है? केस 1 का मतलब होगा कि हम एक ऐसा कंडीशन लेते हैं जहां पे हम लोग प्रेशर को क्या रखेंगे, लो रखेंगे। क्या रखेंगे बता? प्रेशर को लो रखेंगे। द फर्स्ट कंडीशन वेयर वी विल कीप द प्रेशर लो, यानी बहुत कम हमको क्या रखना है, प्रेशर को रखना है। कम प्रेशर रखने से क्या होगा? क्या होगा देखो यहाँ पे उन्होंने बोला कि लो प्रेशर में हम ये मान के चलेंगे कि एन का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर। अब ऐसा क्यों मानेंगे, इसका हमारे पास कोई तोड़ नहीं है और कोई आंसर भी नहीं है। ये उनका मानना था तो हम लोग इसको मान रहे हैं। समझा ना? उनको सपना आया ना क्या आया वो जाने, ठीक है, कोई मतलब नहीं, मुझे भी कोई मतलब नहीं। मुझे बोला गया कि लो प्रेशर में आपको क्या करना है, एन का वैल्यू को 1 पुट करना। ठीक है, पुट करते हैं। तो मुझे बताओ कि जब मैं एन का वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट कर दूं तो क्या देखने को मिलेगा? x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p के ऊपर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, नहीं बनेगा? बताओ, बोलो। यस सर। बोलो भाई लोग, है ना? तो इसका मतलब ये है ना कि जब हमारा प्रेशर लो होगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रेशर के ऊपर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखो तो यहाँ पे देखो, इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे ये प्रूफ हो रहा है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है x by m दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। बट कौन सा कंडीशन में? तो इट इज ओनली एप्लीकेबल इन द लो प्रेशर कंडीशन। कौन सा कंडीशन में? लो प्रेशर कंडीशन में ही एप्लीकेबल होगा, बाकी जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, देखना यहाँ पे मुझे इसका ग्राफ बनाना हो तो क्या मैं ग्राफ ऐसे बनाऊंगा? क्या मैं रफली बना रहा हूँ, फिर हम लोग एक बड़ा ग्राफ बनाएंगे एक साथ। क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या कि x by m है मान लो और ये प्रेशर है मान लो हमारा, तो इस केस में क्या होगा, ये ग्राफ तो ऐसे बनेगा। बोलो, खाली कंडीशन ये है कि हमको यहाँ पे एक पॉइंट रखना पड़ेगा। ये तो जीरो होगा, ये पॉइंट होगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि जीरो से लेके ये पॉइंट तक ये हमारा क्या है, लो प्रेशर वाले कंडीशन को बताता है। इसको बताएगा, ये लो प्रेशर वाला कंडीशन को बताएगा। बोलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? बोलो Yes, बोलो, है ना? यानी कि हमने क्या कर दिया, ग्राफ में पॉइंट डाल दिया और बोला कि जीरो से लेके इस पॉइंट तक हम लोग क्या मानेंगे, उसको लो प्रेशर मानेंगे। और जब हम इस पॉइंट के आगे, जब हम लोग इस पॉइंट के आगे प्रेशर को और बढ़ाएंगे तो उस केस में इसके बाद जो प्रेशर होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, मीडियम प्रेशर मानेंगे। और मीडियम प्रेशर को पार करके मान लो और एक पॉइंट को हम पार कर गए तो उसके बाद हम लोग जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको हम लोग क्या मानेंगे, हाई प्रेशर मानेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि कितना प्रेशर को हम लो प्रेशर मान रहे हैं, कितना प्रेशर को मीडियम मान रहे हैं और कितना प्रेशर को हाई प्रेशर मान रहे हैं। बोलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट कि नहीं? yes sir. क्लियर ना? ठीक है, अब देखो बात समझ। तो लो प्रेशर पे ये प्रूफ हो गया। लो प्रेशर पे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि x by m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। बहुत अच्छा बात है। अब देखो सेकंड केस हमारे पास क्या समझने का टाइम। केस नंबर 2 इन्होंने क्या बोला, समझना ध्यान से। केस नंबर 2 में इन्होंने बोला कि एट मॉडरेट प्रेशर, क्या बोला, मॉडरेट प्रेशर, यानी प्रेशर जो है वो मॉडरेट बीच का है, ना तो लो है और ना तो बहुत हाई है, बीच का प्रेशर है, मॉडरेट प्रेशर। तो मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि भाई जब भी तुम प्रेशर को मॉडरेट रखोगे तुमको क्या करना है, ये n का वैल्यू को ग्रेटर देन 1 ले लेना। क्या ले लोगे, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लोगे। अब ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या, 2 लोगे कि 3 लोगे कि 4 लोगे, वो भी हमको नहीं बताया। हमको बोला कि भैया n का वैल्यू 1 से बड़ा ले लो। ना द वैल्यू कैन बी 2, द वैल्यू कैन बी 3, द वैल्यू कैन बी 4। 1 नहीं हो सकता, 1 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी नहीं हो सकता। बात समझ आ रहा मेरा? वैल्यू 1 नहीं हो सकता, इंफिनिटी नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा होगा, 2 3 4 कुछ भी होगा। अब तुम लोग ये सोचो कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि n का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है तो तुमको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? सोचो, मेरा क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं?
मेरा क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। मैंने ये पूछा कि मॉडरेट प्रेशर पे जब मैंने बोला कि n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जैसे यहाँ पे n का वैल्यू जब 1 था तो हमने देखा कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था। लेकिन यहाँ पे जब मैंने बोला कि n का जो वैल्यू होगा वो 1 से ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या तुम मुझे बता पाओगे कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर में क्या रिलेशन होगा? यहाँ पे सोच के बताओ। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली हो जाएगा। सर डायरेक्टली होगा, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन बता रहा है डायरेक्टली? शत्रुघ्न। ओके, तो ही मुझे ये बताओ कि अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्या? ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, यस सर, ऐसा बनेगा। ओके, बहुत अच्छा। थोड़ा कम होगा उस तो कम होगा। ओके, बाकी लोग बताओ ना, बाकी लोग क्या कर रहे हो, सोचो सब लोग। अमित बताओ क्या होगा, कौरव बताओ, परिस्मिता, साधना बताओ यार, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो क्लास में? वैशाली, मयंक, युविका, नेहा, अनिमेश, चयन ज्योति बोलो, सुदेशना, अदिति, ज्योतिमय, तुम लोग तो मनाई तो नहीं है क्लास में बोलने से। अथोइबा, बोलो बोलो क्या होगा? चुपचाप बैठते हो, पता नहीं क्या है तुम लोग का प्रॉब्लम। सर मेरे को लिटरली अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा मुझे बताओ, नहीं तो पूछ रहा हूँ, तो बोलोगे तो सब बताऊंगा ना तुमको। बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर अभी जो आपने बोला, कौन पूछ रहा है, नाम बताओ। सर ज्योति में। ज्योति में, ठीक है। तो क्या नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, मुझे पहले ये बताओ। सर अच्छे से नहीं आ रहा। ये टॉपिक नहीं समझ में आया तुमको? नहीं सर, अभी जो हाँ। आपने क्वेश्चन पूछा वो चीज समझ में नहीं आया। क्वेश्चन, ये टॉपिक तो क्लियर है तुमको, किस डाउट है मुझे बताओ। वापस समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। इसको वापस समझाना क्या टॉपिक को, बताओ, मैं समझा दूंगा। क्या वो बोलो तो यार। सर एक बार बता दीजिए। हाँ बराबर। तो मैंने बोला कि फ्रेंडलिक्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, सब लोग सुनो एक बार, हाँ। ध्यान से सुनो फिर आंसर देना। तो ये हमारे पास एक टाइप्स ऑफ क्या होता है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है। आइसोथर्म का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जहां पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट, इसको टेम्परेचर फिक्स कर देंगे और बाकी चीज को चेंज करते रहेंगे, पर टेम्परेचर का वैल्यू को चेंज नहीं करना है, उसको फिक्स करना है। बहुत अच्छा कर दिया। तो फ्रेंडलिक्स हमको बताता है, इन्होंने इक्वेशन दिया। अब ये इक्वेशन कहां से आया वो उनको पता है। उन्होंने बताया कि x/m जो है, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर टू द पावर क्या होगा, 1/n के बराबर होगा। जहां पे n के बारे में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि n जो है दैट इज अ नंबर, ए नेचुरल नंबर दैट शुड बी मोर देन क्या होना चाहिए, 1 या फिर इक्वल टू 1। ये नंबर n के बराबर हो या n से ज्यादा हो, बड़ा नंबर हो, वो होगा n। बहुत अच्छा बात है, ठीक है, ले लिया। हमने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया। तो इक्वल लगाने के कारण यहाँ पे क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, जिस कांस्टेंट का नाम क्या है, के है। ये क्या है, एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट। अब हमने यहाँ पे पहला केस लिया। केस ये है, हमने बोला कि लो प्रेशर पे हम लोग चेक करेंगे कि जब प्रेशर बहुत कम होगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशन होता है। तो जब चेक किया गया तो लो प्रेशर पे एन का वैल्यू को हमने 1 ले लिया। तो 1 लेके जब चेक किया तो देखा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा तो जब तक लो प्रेशर होगा तब तक हमारा ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट चलेगा। एक बार तुम लो प्रेशर को पार कर दोगे तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन लो प्रेशर तक ग्राफ हमारा क्या होगा, स्ट्रेट चलेगा। ठीक है ज्योति मोहन, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ मैंने ये बोला कि उन्होंने सेकंड केस लेने को बोला। सेकंड केस बोला कि एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट का मतलब क्या है कि पहले लो प्रेशर था, बहुत कम प्रेशर था, अब तुमने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसको मॉडरेट कर। तो मॉडरेट प्रेशर पे इन्होंने बोला कि बेटा n का जो वैल्यू होगा उसको 1 से बड़ा ले लो। कितना बड़ा ले लो मैटर नहीं करता, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, कुछ भी ले लो। n का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, इंफिनिटी तक नहीं जाना है तुमको, इंफिनिटी से कम, n से 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। हमने ले लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम ये n का वैल्यू 1 से ज्यादा पुट करें
तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकल के आएगा? क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही रिलेशन निकलेगा कि रिलेशन चेंज होगा? अगर सेम रिलेशन निकलेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये मेरा क्वेश्चन। अब समझ आया? तो सेम तो नहीं होगा, मतलब डायरेक्टली तो नहीं होगा वो। तो क्या होगा, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या होगा? सर तब ग्राफ मतलब स्ट्रेट नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा कर्व हो जाएगा। वही पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसा होगा, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों ऐसा होगा? ठीक है, ठीक है। बाकी लोग, तुम लोग क्यों नहीं बोलते हो? बाकी लोग का क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम बाकी लोग का? तुम लोग डाउट पूछोगे तो मैं भी ना बोलूं, चलेगा क्या? देखो, जब मैंने बोला कि n का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो याद रखना जब भी n का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, ये 1/n का जो वैल्यू होगा 1 से छोटा हो जाएगा। क्या तुम ये बात को मानते हो कि नहीं मानते? देखो देखो, बताओ। अगर n का वैल्यू 1 से बड़ा है, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कि n का वैल्यू मान लो 2 है या 3 है या मान लो 4 है, तो 1/n का वैल्यू क्या होगा बताओ तुम? 1/2, 1/3 या 1/4? इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा? 0.5। ये कितना निकल के आएगा? 0.6। ये कितना निकल के आएगा? 0.25। तो बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है, ये तीनों जो वैल्यू निकल के आया 1 से छोटा आया कि नहीं आया? बताओ। यस सर। आ रहा है? Yes, sir. छोटा आ रहा है? Yes, sir. वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है। अगर ये वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है तो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही होगा। मान लो कि हमने n का वैल्यू को 2 ले लिया था, तो अगर तुम n का वैल्यू को 2 लोगे तो रिलेशन ये निकल के आएगा कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू दी पावर क्या है, मान लो यहाँ पे 0.5 है। अब इसका मतलब क्या है? p टू दी पावर 0.5। क्या इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बेटा लोग कि यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट कैसे होगा सोचो। देखो, इस केस में क्या था? इस वाले केस में जब मैंने इसको 1 ले लिया था, इस वाले केस में क्या था कि जब तुम इसको डबल करोगे ये भी क्या होगा? डबल हो जाएगा। इसको 3 गुना करोगे तो ये भी क्या होगा? 3 गुना हो जाएगा। 4 गुना करोगे 4 गुना, 5 गुना करोगे तो 5 गुना हो जाएगा। लेकिन जब टू दी पावर 0.5 है तो इसका मतलब ये होगा कि जब तुम इसको 2 गुना करोगे ना तो ये सिर्फ 1 टाइम इंक्रीज होगा। 4 गुना करोगे ना सिर्फ 2 टाइम इंक्रीज होगा। 6 गुना करोगे ना तो क्या होगा? 3 टाइम इंक्रीज होगा। मतलब इंक्रीज तो हो रहा है, बट जिस रेट से पहले इंक्रीज हो रहा था अब उसके आधे रेट से क्या होगा? इंक्रीज होगा। बोलो, बात क्लियर है? नहीं? यस सर। समझ में सबको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है ना? तो अब क्या होगा? आधे रेट से इंक्रीज होगा। अब तुम बोलोगे सर आधे रेट से इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क क्या पड़ता है वो दिखा दो। तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क समझो। फर्क ये पड़ेगा तुम लोग को कि अगर मैं अब ग्राफ को ड्रॉ करूं, ये हम लोग मान लो x/m ले लें और ये प्रेशर ले लें, और ये पॉइंट तक मान लो हमारा लो प्रेशर था, ये LP है, मान लो लो प्रेशर पॉइंट है, तो यहां तक तो कर्व ऐसे जाएगा, बिकॉज लो प्रेशर पे क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे ही तुम इस कर्व को पार करोगे, इस पॉइंट को पार करोगे, तो इस पॉइंट को पार करने के बाद अब तुम्हारा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन बढ़ने का तरीका क्या हो गया? चेंज हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तुम ग्राफ को देखो, समझो। ये पहले बढ़ रहा स्ट्रेट, अगर ये सीधा बढ़ता तो ये ग्राफ मान लो सीधा बढ़ता तो ये ऐसा बढ़ता, ऐसा बढ़ता, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं बढ़ के कुछ कर्व लेता है, ऐसे बढ़ता है। तो ऐसे बढ़ने का रीजन क्या है? बढ़ने का रीजन क्या है कि यहाँ पे ये 1 के बराबर नहीं है, आधा गुना क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। बोलो, किसको डाउट है? किसको डाउट पूछो। तो क्लियर है? बहुत अच्छा। अब देखो, अभी तक लिख लो, एक बार यहाँ पे लिख लो, फिर हम बात करेंगे थर्ड नंबर का। ये लिख लो प्लीज, यहाँ पे लिखो। पहला केस, सेकंड केस करो, थर्ड केस का बात करो, फिर मालूम चलेगा। ग्राफ भी ड्रॉ करना है क्या? हाँ, ग्राफ को ड्रॉ करते जाओ। अभी हम लोग ये रफली ड्रॉ करो, बड़ा ड्रॉ मत करना, छोटा छोटा फ्री हैंड ड्रॉ करो। एक तीसरा ग्राफ बनाऊंगा जो टोटल ग्राफ होगा, ओवरऑल ग्राफ, उसको सुंदर से बनाओ। ओके सर। ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, सीधा 3 मार्क्स में आता है। पहले के टाइम में 5 मार्क में आता था, तो 3 मार्क्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे इसको याद नहीं करना, समझ लो, एकदम क्लियरली समझ जाओगे तो कभी भूलोगे नहीं।
टेंशन फ्री हो जाओ। इसमें आगे तो बोलना। सर वो डेल्टा टी लिखा है कौन सा? केस 2 डेल्टा का जो केस 2 का एट मॉडरेट प्रेशर लिखा है मैंने, n इज ग्रेटर देन 0 मतलब 1, तो 1/n जो होगा लेस देन 1 हो जाएगा। डेल्टा कहाँ मिला तुमको? और वो नीचे क्या, वो ग्राफ में क्या, हाँ सर वो एलपी है, एलपी मतलब लो प्रेशर है ना। हो गया? यस सर तो हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक। चलो, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया केस नंबर 1 में क्या होता है, केस नंबर 2 में क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, यानी अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 के बारे में। 3 में क्या होता है थोड़ा देखना है, मिटा रहा हूँ, ठीक है थोड़ा सा। अब लिखना वापस बंद कर दो और प्लीज यहाँ पे फोकस करो, समझो इसको कैसे काम है। यहाँ पे हम लोग ग्राफ को बनाएंगे, समझेंगे ग्राफ कैसे काम करता है। इस टॉपिक से एंट्रेंस में बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 3 का बात करेंगे, तो केस नंबर 3 में क्या होगा देखिए। केस नंबर 3 में क्या होगा, एट हाई प्रेशर, कहां पे बात करेंगे, हाई प्रेशर का बात करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं हाई प्रेशर का, तो उन्होंने हमको बोला, फ्रेंडलिक्स ने बोला कि एट हाई प्रेशर तुमको एन का जो वैल्यू है ना उसको लेना होगा इंफिनिटी। कितना लोगे बताओ, एन का वैल्यू क्या लोगे, इंफिनिटी। याद करो कि लो प्रेशर पे हमने एन का वैल्यू क्या लिया था, तो वहां पे लो प्रेशर पे हमने एन का वैल्यू 1 लिया था। मॉडरेट प्रेशर पे हमने मोर देन 1 लिया था,
बट मैंने बोला था इंफिनिटी नहीं लोगे, क्योंकि हाई प्रेशर पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या करोगे तुम, n का वैल्यू को इंफिनिटी ले लोगे। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, ले लिया इंफिनिटी। अब इंफिनिटी लेने से क्या होता है, लेट्स सी यहाँ पे, तो ये इक्वेशन बताता है कि x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 by n। तो यहाँ पे अगर मैं x by m डायरेक्टली p 1 by इंफिनिटी कर दूं, तो क्या कोई मुझे बताएगा 1 by इंफिनिटी कितना होता है, कितना? नॉट डिफाइंड। 1 by इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो 1 by इंफिनिटी कितना होगा, 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पुट कर दूं कि x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0, तो समथिंग टू द पावर 0 किसके बराबर आ जाएगा बताओ, 1 के बराबर आ जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x by m होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये है कि हम ऐसा बोलेंगे कि एट हाई प्रेशर, क्या बोलेंगे, एट हाई प्रेशर x by m is independent of, क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। यानी कि अगर तुम एक बार प्रेशर को हाई कर दोगे तो हाई प्रेशर पे प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि तुम प्रेशर को बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ। एक प्रेशर पार होने के बाद अब तुम कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, देयर विल बी नो रिलेशन विद द एक्सटेंट ऑफ क्या, एब्जॉर्प्शन। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? सर p to the power 0 के बाद सर 1 कैसे आया, x to the power समथिंग m? टू दी पावर 0 1 होता है ना, किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर 0 है तो पावर 0 होने का मतलब होगा 1, ठीक है ना, Okay, sir. ये मैथ्स है ना, किसी के ऊपर 0 पावर होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। Okay, sir. तो पावर कितना आएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि एट हाई प्रेशर x by m इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, प्रेशर हो जाएगा। यानी अब इसके बाद यहाँ पे प्रेशर हमें ऊपर यहाँ पे नीचे, इसको लिखो, फिर तुमको कराता हूँ, ग्राफ बनाते हैं और फिर हम लॉग लगा के देखेंगे। इतना लिखो जल्दी से एक बार। तो बोलना सर वो m कैसे हो गया? कौन सा है, ओ हाँ है ना, हाँ सर। कौन सा m कैसे हो गया बोल रहे हो, x by m क्या, हाँ सर। तो वो क्या होना चाहिए था, ओ नहीं सर, मैंने ही गलती लिखा n। हाँ वो x by m ही तो है ना, x by एब्जॉर्प्शन लास्ट क्लास। और आगे बढ़े, यस सर। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो हमको समझ में आ गया कि तीनों अलग अलग कंडीशन में कैसे x by m और प्रेशर के बीच में रेडिएशन क्रिएट होता है, हमने देख लिया। अब इसे ग्राफ देखेंगे हम लोग एक बार, ग्राफ देख के आगे बढ़ेंगे, देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका। अगर मुझे ग्राफ बनाने का ट्राई करो तो बताओ ग्राफ कैसे बनेगा, बताना, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से करें, तो मैं क्या करता हूँ कि इधर साइड पे ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ इसको x by m, जो कि क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, और नीचे मैं लेता हूँ यहाँ पे प्रेशर, ये क्या है हमारा प्रेशर है P, तो प्रेशर हमारा P इधर की तरफ होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें मार्किंग कर देंगे कि हमारा लो प्रेशर कहां से कहां तक होगा, मीडियम प्रेशर कहां से कहां तक होगा और हाई प्रेशर कहां तक होगा।
तो मैंने मान लिया कि इस पॉइंट तक, यानी 0 से लेके इस पॉइंट तक, ये वाला जो पॉइंट हमारा है, इसको मान लेते कि ये हमारे लिए क्या है, लो प्रेशर है। यहां से लेके इस पॉइंट तक हम मान लेते इसको कि ये हमारे लिए क्या होगा, मीडियम प्रेशर होगा। और इस पॉइंट के बाद हम मान के चलेंगे ये हमारे लिए क्या होगा, हाई प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो बताओ मुझे ग्राफ कैसे बने। अगर मैं इसको लो प्रेशर का बात करूं तो लो प्रेशर में मुझे पता है कि ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। तो ये सिर्फ तब तक बनेगा जब तक ये कहां नहीं पहुंच जाता है, लो प्रेशर कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे एक बार लो प्रेशर कंडीशन को पार कर गया तो मॉडरेट प्रेशर पे जैसे तुम आ गए, यहाँ पे मॉडरेट पे तुम जब आ गए तो मॉडरेट प्रेशर पे क्या करेगा, इसका उठना जो है वो थोड़ा ऐसे डिक्लाइन करेगा, इंक्रीज तो होगा बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ऐसे इंक्रीज करेगा। कब तक करेगा, जब तक तुम मॉडरेट प्रेशर को पार नहीं करते। अब एक बार मॉडरेट प्रेशर को पार करने के बाद इस ग्राफ के अंदर क्या चेंज आएगा, कैसा चेंज आएगा, ये बोलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको प्रूफ किया कुछ देर पहले कि एट हाई प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। यानी हाई प्रेशर पे प्रेशर और इसके बीच में कोई रिलेशन बचेगा ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये कैसे जाएगा, कहां जाएगा, ये पता करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। समझ आया ग्राफ नहीं आया? बोलो बोलो। आ गया? Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छा, लिख लें यहाँ पे। जैसे ग्राफ बना लो, आगे कुछ लाइन लिखते हो। सर हो गया? हो गया? तो हो गया? Yes, sir. अब यहाँ पे एक लाइन लिखो। ठीक है, एक लाइन लिखो यहाँ पे, लिखो के एन एन, के मतलब जो कांस्टेंट था, लिखो के एंड एन आर कांस्टेंट and their value depend on the depends on the nature of adsorbent, and their value depend on the nature of adsorbent and the nature of adsorbent, and their value depend on the nature of adsorbent and the nature of क्या, adsorbent, the nature of adsorbent। ठीक है? Yes, sir. सर हम्म, आपने स्टार्टिंग में जो बोला था के एन, क्या बोला था? क्या क्या स्टार्टिंग में आपने के एन क्या बोला था? मैंने बोला के एंड एन, के एंड ए एंड डी एंड एन आर कांस्टेंट। के और एन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एंड देयर वैल्यू depend on the nature of adsorbent and the nature of क्या, adsorbent, and their value depend on nature of adsorbent and nature of क्या, adsorbent। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब इसी इक्वेशन को फिर वापस सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग लोग। कैसे देखो यहाँ का, हम लोग को पता है कि x by m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 1 by n होता है। x by m इज इक्वल टू k p के ऊपर 1 by क्या होगा n होता है। हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा log x by m विल बी इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा log k p टू द पावर 1 by कितना आएगा n आ जाएगा। बोलो ठीक है। यस सर। ठीक, अब देखो क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, k और p आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमको पता है कि log a into b क्या होता है, log a मल्टीप्लाइड बाय b विल बी इक्वल टू log a प्लस कितना log b, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यह आएगा log यहाँ पे x by m और यहाँ पे आएगा log k प्लस log क्या आएगा बताओ p टू द पावर 1 by n। याद है ना, log अगर a into b होगा तो a plus b बन जाता, ठीक है। इतना बनने के बाद व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली राइट डाउन कि ये तो log तुम्हारा x by m ही होगा, यहाँ पे तुम्हारा log k होगा प्लस ये 1 by n क्या है, पावर है सर आगे आ जाएगा, हाँ आगे आ जाएगा ना वो तो। आगे आ जाएगा, हाँ जब भी यहाँ पावर होगा पावर इसके आगे आ जाएगा, तो ये बिकम 1 by n और यहाँ पे बन जाएगा log कितना बन जाएगा p। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया। जब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, log को यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमने पहले जब हमने ये लिखा था, पहले लिखा था तो यहाँ पे क्या था, ये था हमारा y इक्वल टू mx, ये क्या था y इक्वल टू mx था, ये m कांस्टेंट था, ये x था, है ना, ये y लिया था हमने, प्रेशर को x लिया था, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था। बट इस केस में क्या ये y इक्वल टू mx है क्या, ये क्या बनेगा y इक्वल टू c प्लस क्या बन रहा है mx। तो याद करो कि y इक्वल टू mx प्लस c जब बनता है तो ग्राफ कैसा बनता है, मैंने लास्ट ईयर क्या सिखाया तुम लोग को, ग्राफ के बारे में लास्ट ईयर क्या सिखाया था कि जब भी हमारा ग्राफ mx प्लस c बनता है तो इसका मतलब होता है ग्राफ विथ क्या, ग्राफ विथ क्या, इंटरसेप्ट। तुम लोग क्या फायदा सिखाया तुम लोग का ना सीखने का तरीका बहुत खराब है। क्यों पता है, क्योंकि ये तुम लोग ना शॉर्ट टर्म सीखते हो, ये बहुत लॉस है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा मेहनत करो और एक बार सीखने का ट्राई करो। सीखने में बुराई कुछ नहीं है, लाइफ टाइम काम आएगा ना, एक साल सीखोगे फिर भूल जाओगे, फिर सीखोगे फिर भूल जाओगे, तो 10 बार सीखोगे क्या फायदा फिर इतना सीखने का। देखो जब भी हमारे पास y इक्वल टू mx होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ये ग्राफ बनता है, और जब भी हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c बनेगा तो ग्राफ बनेगा, पहले यहां से यहां जाएगा फिर ऐसे बनेगा, ये इसको बोलते हैं c मतलब क्या, इंटरसेप्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लेंगे, log ले लेंगे x by m और यहाँ पे log क्या ले लेंगे, p ले लेंगे। तो इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैंने बोला विद इंटरसेप्ट, तो यहाँ से ये ग्राफ बनेगा, ये tan थीटा स्लोप निकालोगे और ये जो होगा इंटरसेप्ट, दिस इंटरसेप्ट विल बी log k, कितना आएगा इंटरसेप्ट, log k विल बी द इंटरसेप्ट। बना लो इसको, स्लोप जो आएगा 1 by n के बराबर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? सर सर ये y इक्वल टू सी प्लस एम एन जो लिखा आपने, हाँ mx कैसे हुआ वो? हाँ mx कैसे हुआ? देखो एक्चुअली क्या है ना, तुम फिजिक्स में नहीं पढ़ते हो क्या सब, ग्राफ दो टाइप का होता है, ठीक है, ध्यान देना, ग्राफ दो टाइप का, एक होता है स्ट्रेट लाइन कर्व जिसको बोलते हैं सीधा लाइन, वो कब होगा, जब डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगा, ये ग्राफ बनता है।
तो ऐसा ग्राफ को बोलते हैं y इक्वल टू mx। ये फिजिक्स के अंदर तुमको पढ़ना चाहिए, पढ़ा होगा, y इक्वल टू क्या mx। और एक ग्राफ बनता है, ग्राफ यानी कि स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन विथ इंटरसेप्ट होगा। समझ आ रहा है? इंटरसेप्ट का मतलब क्या समझाता हूं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो इनिशियल वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो जब इनिशियल वैल्यू 0 होगा तो ग्राफ यहां से बनेगा ऐसे करके। लेकिन मान लो किसी किसी कंडीशन में इनिशियल वैल्यू 0 नहीं है, उसके पास कोई एक वैल्यू होता है और वहां से वो स्टार्ट होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट बोलेंगे। जैसे मान लो इस केस में अगर मैंने बोला कि y जो है mx प्लस c है, तो y इक्वल टू mx का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बट c का मतलब क्या है, c का मतलब है यहाँ पे क्या था, y इक्वल टू mx का मतलब क्या होता है, जो दिमाग यहाँ पे 0 है तो इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे c है तो क्या होगा, यहां से लेके यहाँ तक c होगा और c से ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये देखो, ये चीज हमारे लिए क्या है, y है, ये y है हमारे लिए, y एक्सिस y विल बी इक्वल टू, ये हमारे लिए क्या है, m है और ये x है। तो अगर ये हमारे लिए m है और ये हमारा x है, x एक्सिस है, log p ये m है, तो ये जो मैंने यहाँ पे log के लिखा, log के यहाँ पे प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ, बोलो Yes, जी, sir. प्लस हो रहा Yes, है। sir. तो जो भी यहाँ पे प्लस होगा, क्या मैं इसको c मानूंगा कि नहीं मानूंगा, Yes, sir. मानूंगा। Yes, sir. That's why the graph becomes c प्लस कितना, mx। ये ग्राफ क्या बन गया, y इक्वल टू mx प्लस c या फिर c प्लस mx। तो ये हमारा ग्राफ क्लियर है। Yes, sir. आगे बढ़े, No, sir. सबको हो गया, लिख लिया सबने, कोई डाउट है किसी को, नो सर। नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो इसका, ओके, और एक बात मैं दिखाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसी ग्राफ को वापस से ड्रॉ करूँ, यहाँ पे ले लो x बाय m, यहाँ पे ले लो प्रेशर, ठीक है। तो हमने ये जो ग्राफ बनाया था कब बनाया था, जब हमारा टेम्परेचर क्या था बताओ, कांस्टेंट है कि नहीं। तो ग्राफ कैसा बना, ग्राफ तो ऐसा बना, ऐसा ग्राफ बना। तो एक बार मान लेते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, तो तुम ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो कि अगर मैं टेम्परेचर का वैल्यू को चेंज करूंगा तो इन ग्राफ के वैल्यू में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो। Yes, sir. अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू को चेंज करें तो ग्राफ में भी वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा, करेक्ट। तो हम लोग क्यों ना एक काम करें, यहाँ पे टी को हमने कांस्टेंट लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, 3 ग्राफ बनाता हूँ ऐसे, और मान लीजिए ऐसे, और यहाँ पे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 के बराबर है। ना क्वेश्चन इज कि तुमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर सबसे बड़ा टेम्परेचर होगा, T1 बड़ा है कि T2 टेम्परेचर बड़ा है कि T3 टेम्परेचर बड़ा है, बताओ। हाईएस्ट कर दो। T3। T3 सर। रीजन बताओगे। सर वो आगे बढ़ते जाएगा, लंबा हो जाएगा ना सर। ना ना, ऐसे तो नहीं। ये लंबा होने से क्या होगा, इससे तो मैटर थोड़ी होगा। बताओ रीजन बताओ, D3 है ठीक है, रीजन बताओ क्यों होगा। सर स्लोप कम है इसलिए। स्लोप कम है इसलिए। देखो तुम लोग को ये पता है कि देखना कैसे, पता है ये बात की नहीं पता, कैसे देखना कैसे होता है, कंपेयर करना आता है कि नहीं आता है। देखो क्लास, ठीक है, मैं तुमको एक बार सिखाता हूँ तो सीखो। तुम लोग को बहुत सारा बेसिक तुम लोग का प्रॉब्लम है ना, तुम लोगों ने 11 या तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एकदम ब्लैंक है,
पर मैं ज्यादा शॉक्ड हो रहा हूँ नया बच्चा को लेके नहीं, मैं पुरानों को लेके शॉक्ड हो रहा हूँ कि इतना पढ़ाने के बाद अगर तुम लोग 6 महीना में सब भूल गए, जीरो अंडा हो गया, तो फिर 12th पढ़ाने का फायदा क्या है? बिकॉज 12th पढ़ने का 6 महीना के बाद वापस से अंडा बन गया, तो अल्टीमेटली अंडा ही बनना है तो काहे इतना मेहनत करें? तुम लोग गोली गड़बड़। देखो यार, थोड़ा बच्चा लोग नहीं है क्लास में, समझ नहीं आता, तुम लोग खेल ही समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि तुम लोग हो ही नहीं क्लास में। वैसे 2-4 बच्चा पढ़ा रहा हो भाई, लोग गेम खेलते हैं। देखो यहाँ पे देखिए, तुम लोगों ने क्लास 11 में स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का चैप्टर में चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़ा था कभी? ये सब लॉ सुना है कभी नाम इनके बारे में कि नहीं सुना कभी? Yes, sir. सुना है ना? अगर एटलीस्ट सुना है तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। देखो मान लो बात करते हैं बॉयल्स लॉ, तो मुझे ये बताना कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे बॉयल्स लॉ कैसे करते हैं? याद है किसी को? Pressure inversely proportional to volume. वेरी गुड। लेकिन एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। Yes, sir. कैसे याद रखोगे? मैंने सिखाया था बॉयल्स, बॉयल लॉ मतलब क्या? बॉयल्स, बॉयल होने का मतलब क्या? बॉयल होना, पानी उबलना। तो कोई भी चीज उबलने के लिए, बॉयल होने के लिए क्या कांस्टेंट होना पड़ेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो इसलिए हमने मान लिया कि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो मान लो ये हमारा प्रेशर है, ये हमारा वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे क्या होता है? प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं क्यों सिखा रहा हूं? ताकि तुम इसका आंसर खुद निकाल सको। तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ जैसा बनेगा, ये बनेगा। अब इस केस में मैंने बोला टेम्परेचर हमारा क्या है? कांस्टेंट। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, अलग अलग टेम्परेचर पे निकाले, तो क्या होगा? तो मान लो किसी एक टेम्परेचर T1 पे ऐसा, किसी एक टेम्परेचर T2 पे मान लो ऐसा बन गया, और किसी एक टेम्परेचर T3 पे मान लो ग्राफ ऐसा बन गया। तो कैसे निकालेंगे कि टेम्परेचर इसमें और प्रेशर में क्या रिलेशन है, ये कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कैसे पता करेंगे? तो ये पता करने का तरीका होता है, ध्यान रखना, तुम लोग इसको लाइफ में हर जगह पे यूज कर सकते हो, नॉट ओनली यहाँ पे, कहीं पे भी। अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे आ गया कि पता करना हो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, तो कैसे पता लगाएंगे? देखना, हम लोग क्या करेंगे, आइदर प्रेशर या वॉल्यूम, इन दोनों में से किसी एक टर्म को ना कांस्टेंट कर देंगे। क्या करेंगे? किसी एक टर्म को कांस्टेंट कर देंगे। ये ग्राफ का पता प्रॉब्लम क्या है? ग्राफ का प्रॉब्लम ये है कि राइट नाउ इस ग्राफ के अंदर प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है। पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे भी कांस्टेंट था, बट अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है। तो तीनों जब वेरिएबल होगा तो तुम ये पता नहीं लगा पाओगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये क्या चेंज हो रहा है। तो इनमें से किसी एक टर्म को हम लोग क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब क्योंकि टेम्परेचर निकालने को बोला गया है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर नहीं सकते, तो हमको किसी और चीज को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक लाइन खींचता हूं सीधा, देखना, ये लाइन मैंने खींच दिया। ये लाइन मैंने खींचते ही मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। देखो तो ये तीनों ग्राफ के लिए वॉल्यूम क्या हो गया? बताओ, कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया? अरे बोलो यार, नहीं बोलोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा, मैं लाइन खींचता हूँ, ये हमारा एक लाइन, ये दूसरा, ये तीसरा। क्या मुझे बता पाओगे इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा होगा? मैं नाम दे दूं इनको, P1, P2, P3। तो हाईएस्ट प्रेशर कौन सा है? P3. P3 है। अब देखो, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। अब वॉल्यूम अगर हमारा कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो चुका है, तो हम लोग इन दोनों के ऊपर नजर डालेंगे। अब तुम ये समझो कि प्रेशर, जब प्रेशर यहाँ पे P3 ज्यादा है, तो प्रेशर वाले केस में P3 इज मोर, देन कम्स P2, देन कम P1। तो ये कंडीशन है। अब मुझे बताना कि प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा लो, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। देखो, अकॉर्डिंग टू पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर मान लो मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दिया, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन हुआ? Directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी बोलने का मतलब ये है कि जो प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, उसके सामने जो भी टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर भी सबसे क्या होगा? ज्यादा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो अगर ये हमारा प्रेशर हाईएस्ट है, तो इसके सामने तुमको जो टेम्परेचर दिखेगा, वो टेम्परेचर भी क्या होगा? बड़ा टेम्परेचर होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। देयरफॉर वी कैन सी से कि T3 जो है वो T2, फिर ये इनका क्या होगा? ऑर्डर होगा।
बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. क्लियर हुआ? यस सर तो अगर ये बात क्लियर हो गया तो बिल्कुल इसको भी एक बार करने का ट्राई करो, देखो क्या पता तुम कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो उसको। जल्दी करो। सर T1 निकल रहा है। कुछ भी निकालो, तुमको क्या, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कांस्टेंट करना चाहते हो, प्रेशर को कि टेम्पर, x बाय m को, बताओ मुझे क्या कांस्टेंट करना है। x/m। x बाय m प्रेशर करो ना, इजी होगा देखो। ओ हाँ। तो इस केस में ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, तो यानी ये x बाय m क्या होगा, 1 होगा, ये x बाय m 2 होगा, ये x बाय m क्या होगा, 3 होगा। तो ये हाईएस्ट है कि नहीं, ये हाईएस्ट है। और मुझे पता है कि x बाय m और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है, याद करो तो। Directly proportional. हाँ Inversely proportional. इनवर्सली है ना, प्रेशर के डायरेक्टली, यहाँ पे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो यानी जहां पे x बाय m हाईएस्ट होगा उसके सामने जो टेम्परेचर है वो हमारे लिए क्या होगा, लोएस्ट होगा। यानी यहाँ पे इस ग्राफ में T1 टेम्परेचर लोएस्ट और T3 टेम्परेचर क्या होगा, हाईएस्ट होगा, एंड दिस इज द रीजन टू हाईएस्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं तुम लोगों को वापस से बोल रहा हूँ कि तुम लोग अगर सही में जिंदगी में सीरियस हो और कुछ करना चाहते हो लाइफ में आगे, तो बेसिक को प्लीज सुधारो। मैं तो दुखी हूँ आज लिटरली, और दुख वाला बात है, बहुत ही दुख वाला बात है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा क्लास 11 में, मैं उनको कुछ बोलूंगा तो ये खराब लगेगा। उन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं क्या बोलूंगा, है ना, उन्होंने नहीं पढ़ा। अब क्यों नहीं पढ़ा वो तो वो जाने, या इधर उनको टीचर नहीं मिला पढ़ाने वाला, या उनको माहौल नहीं मिला, या उन्होंने नहीं पढ़ा, तो वो अलग बात है। बट एटलीस्ट जिन्होंने पढ़ा वो भी अगर आंसर नहीं दे पा रहे, तो इससे खराब बात तो और क्या होगा बताओ। तुम लोग भी तो इन फ्यूचर जॉब करोगे, कुछ करो, कुछ तो करोगे जिंदगी में आगे चल के। तुम जॉब ही करोगे, तुम्हारा नीचे कुछ एम्प्लॉय काम करेगा, तुम उसको सिखा सिखा के मर जाओगे, वो नहीं सीखेगा, तुमको कैसा लगेगा बताओ। सोचो ना, लाइफ को इतना इजी कैसे लेते हो ना, लाइफ को बहुत इजी लेते हो, इतना इजी नहीं है जिंदगी, स्ट्रगल है बहुत ज्यादा। ये फेज लाइफ का सबसे आसान फेज है जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, बैठो और पढ़ो, खाओ, सब तो पेरेंट्स क्रेडिट है, कोई टेंशन नहीं है जिंदगी में। उसके बाद अगर तुम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हो तो इन फ्यूचर क्या भरोसा है कि तुम अपना कोई भी काम ईमानदारी से करो बताओ। बहुत मतलब दुख वाला बात है, एकदम दुख वाला बात है कि तुम लोग का ये हालत है आज की। तुम लोग क्या क्या लेके जाओगे, तुम मुझे बताओ, तुम कैसे जेट में बैठोगे, कैसे मेडिकल बैठोगे बताओ। करने का बहुत इच्छा है, बहुत कुछ करना है जिंदगी में, बट कैसे करोगे, बेसिक क्लियर नहीं है तो कैसे बैठोगे। कितना मेहनत करना पड़ेगा, डबल ट्रिपल मेहनत करना पड़ेगा, फिर ड्रॉप देना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसी को घर पे रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। इतना खाली टाइम है तुम लोग के पास, पछताओगे भाई लोग, पछताओगे ना। टाइम आएगा जब बोलोगे कि सर नहीं हुआ लाइफ में, ये नहीं हुआ। क्यों ऐसा टाइम चाहते हो बताओ। खराब बात है, बहुत ही खराब। खराब क्या, दुखी वाला बात है, तुम लोग के लिए दुखी का बात है। हो गया तो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे इसका लिमिटेशन लिखो कि प्रॉब्लम क्या है, इसका लिमिटेशन लिखते हैं यहाँ पे एक बार। लिमिटेशन लिखो कि कहाँ पे ये काम नहीं करता। तो नंबर 1 लिखो लिमिटेशन, राइट इन द लिमिटेशन, और लिमिटेशन के अंदर नंबर 1 लिखो। नंबर 1 बोलो, नंबर 1 में लिखो इट डज नॉट हैव एनी मैथमेटिकल प्रूफ। इट डज नॉट हैव एनी मैथमेटिकल प्रूफ। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है इसका वो ये है कि इनके पास, इन्होंने जो इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन का कोई भी एक मैथमेटिकल प्रूफ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कहां से आया, कैसे आया, कुछ डेरिवेशन कुछ हमारे पास नहीं, ठीक है ना। तो ये पहला इनका क्या है, प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक। सेकेंड लिमिटेशन में आ जाओ। एट हाई प्रेशर, राइट डाउन, एट हाई प्रेशर द एक्चुअल वैल्यू, at high pressure the actual value of x by m, at high pressure the actual value of x by m differ from the
differ from the theoretical value. Differ from the theoretical value. Actual value of x by m differ from the theoretical value. यानी सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड प्रॉब्लम ये है, ड्रॉबैक ये है कि प्रैक्टिकली जब ये चीज को देखा गया, प्रैक्टिकली इसको लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे और हाई प्रेशर पे जो डाल के देखा गया, तो थ्योरेटिकली जो ग्राफ बन के निकलता है एक्चुअली में वैसा ग्राफ बन के नहीं निकलता। क्लियर? समझ आया? चलो, तो यही इसका क्या है, ड्रॉबैक्स हमारे पास है। तो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया हमारा चैप्टर का पहला पार्ट, दैट इज द एडजॉर्प्शन पार्ट हमारा खत्म। ये चैप्टर का 3 पार्ट है। पहला पार्ट है एडजॉर्प्शन पार्ट, सेकंड पार्ट है कोलोइड एंड थर्ड पार्ट हमारे पास है कैटलिस्ट पार्ट। तो मैं जा रहा हूँ सेकंड पार्ट में जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कोलोइड पार्ट। तो कोलोइड पढ़ने से पहले हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बिकॉज़ ये जानना हार्ड है। हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, वहां पे मैं बात किया है कि सॉल्यूशन का कितना टाइप होता है, पर यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल क्या साइज, ठीक है। पार्टिकल के साइज के आधार पे डिपेंड करके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर? यस सर। तो देखो 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है। पहला होता है ट्रू सॉल्यूशन, तुम्हें लिख लो कोई पहला, ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड होता है हमारे पास कोलोइड, कोलोइड या फिर कोलोडियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, कोलोइड सॉल्यूशन। और तीसरा हमारे पास क्या होता है, सस्पेंशन होता है। क्या होगा? सस्पेंशन। ये 3 टाइप का सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड सॉल्यूशन और सस्पेंशन। और ये तीनों को हमने डिवाइड किया है, डिफरेंशिएट किया है मेनली ऑन द बेसिस ऑफ क्या, देयर पार्टिकल साइज। किसका पार्टिकल? सल्यूट का पार्टिकल, है ना, कि सल्यूट का पार्टिकल जैसा होगा वैसा हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन का नाम देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। लिखो लिखो जितना लिखो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या जानना है वो समझिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पार्टिकल साइज के बारे में कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो मेन डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो होता है ड्यू टू द पार्टिकल साइज। तो देखो, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो भी पार्टिकल प्रेजेंट होगा सल्यूट का, है ना, किसका सल्यूट का पार्टिकल, किसका सल्यूट, तो जो भी यहाँ पे सल्यूट का पार्टिकल प्रेजेंट होगा, दैट पार्टिकल विल बी लेस देन, क्या होगा बताओ, इट विल बी लेस देन 1 नैनोमीटर। क्या होगा? लेस देन क्या होगा? 1 नैनोमीटर। याद रहेगा? यानी कि ट्रू सॉल्यूशन को बनने के लिए पार्टिकल का साइज को कितना होना पड़ेगा, 1 नैनोमीटर से भी क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो मुझे बताएगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? 10 to the power -9. -9। तुम एक बार सोच सकते हो कि 10 to the power -9 का मतलब कितना छोटा वैल्यू होता होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो भी सॉल्यूट पार्टिकल तुम डालोगे सॉल्वेंट के अंदर वो इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि उसको दिखेगा नहीं तुमको, तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुमने कुछ मिलाया है कि नहीं मिलाया। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, हमने जो पहले बात किया हुआ है NaCl प्लस वाटर। तो NaCl को वाटर में डाल के जब मिक्स कर दोगे तो तुम पानी को रख दोगे, तो क्या पानी को देख के ये पता करना पॉसिबल है क्या कि उसके अंदर कोई पार्टिकल प्रेजेंट है कि नहीं? बताओ, पॉसिबल है पता करना? No sir. नो नहीं सर। पॉसिबल है। उसका रीजन क्या है? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज़ द पार्टिकल साइज इज लेस देन कितना, 1 नैनोमीटर। क्लियर यहां तक? Yes sir. अब बात करते हैं सेकंड वाला का। सेकंड में क्या प्रॉब्लम होता है? तो सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व, सेकंड में क्या होता है, कोलोइड में क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में क्या होता है, लाई करता है। यानी कि वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा बट 100 से क्या होगा, छोटा होगा। और सस्पेंशन का बात किया जाए तो सस्पेंशन के अंदर क्या होगा, ग्रेटर देन, है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन क्या होगा, 100 नैनोमीटर होगा। 100 नैनोमीटर से बड़ा जो पार्टिकल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। तो उन पार्टिकल को हम सॉल्वेंट के अंदर इजीली देख भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर वो कोलोइड पढ़ना है, इनको नहीं पढ़
पढ़ना है, बट इनके बारे में कुछ कुछ डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग को जान के रखेंगे ताकि हम लोग को आगे काम आए। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. बहुत अच्छा। ओके, अब इनको नाम कैसे देंगे? हम लोग नाम कैसे देंगे इसको? तो नाम के बारे में जानते हैं, इसका नाम क्या होता है। तो ट्रू सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सर। ये कैसा होता है बताओ? होमोजेनियस। कैसा होगा? होमोजेनियस मिक्सर होगा। ऐसा मिक्सर जो पूरा पूरा घुल जाए, होमोजेनियस, सेम टाइप का मिक्सर। कोलोइड क्या होता है? कोलोइड जो होता है वो सीम्स टू बी, इसका क्या है ना प्रॉब्लम करता है, सीम्स टू बी होमोजेनियस, seems to be homogeneous but it is heterogeneous। याद रहेगा, seems to be, देखने से लगेगा कि ये जो मिक्सर है वो एक होमोजेनियस मिक्सर है, ये पूरा घुल चुका है, पार्टिकल नहीं दिख रहा है मुझे, बट एक्चुअली में वो कैसा होगा? एक हेटेरोजेनियस मिक्सर होगा। और सस्पेंशन जो होता है that will be a heterogeneous mixer। बोलो, याद रहेगा सेकंड पॉइंट इसका, एक तो पार्टिकल साइज और उसका मेनली क्या? मिक्सर। ठीक है, ठीक है। फिर फेज का बात किया जाए तो होमोजेनियस मैंने बोला, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा मिक्सर बनेगा वो बनेगा सिंगल फेज मिक्सर। कैसा बनेगा? सिंगल फेज। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल फेज? सिंगल फेज का मतलब होता है, जो मैंने पहले भी बताया था सोल्यूशन का डेफिनेशन देने के टाइम पे, कि मिक्सर को कैसा होना पड़ेगा? सिंगल फेज में होना पड़ेगा। तो कुछ भी मिला हो, अगर वो लिक्विड के फेज में है तो पूरा सोल्यूशन को लिक्विड के फेज में ही होना पड़ेगा, अगर वो सॉलिड के फेज में है तो पूरा सोल्यूशन को सॉलिड के फेज में होना। यहाँ पे क्या होगा? मल्टी फेज हो सकता है। मल्टी फेज का मतलब क्या है? कि मल्टी जनरली है ना, जनरली मल्टी फेज, जनरली का मतलब क्या? कि तुमको ये मल्टी फेज दिखेगा, यानी तुमको सॉलिड अलग से दिखेगा, लिक्विड अलग से दिखेगा, और यहाँ पे तो दिखेगा ही दिखेगा, ये तो मल्टी फेज होगा ही होगा। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा पॉसिबल है कि लिक्विड ऊपर रह जाएगा और सॉलिड जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो इजीली सीधा सॉलिड क्लियरली इन द सॉल्यूशन। तो ऐसा हम लोग क्या बोलेंगे? मल्टी फेज बोलेंगे। क्लियर है? Yes, sir. चलो उसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं इन लोग का। वो तो बहुत सारा चीज है इनका, लाइक सेटिंग हो गया, डिफ्यूजन हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया। खाली बता दो मैं होता क्या है। अगर टिंडल इफेक्ट का बात करोगे तो यहाँ पे कोई टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। पता है मतलब क्या होता है? वो डिस्पर्सन। तो अगर थ्रू सोल्यूशन के अंदर टॉर्च लाइट पास करोगे, वो क्लास में था ना पहले, तो टॉर्च लाइट पास करोगे तो टॉर्च का जो बीम है वो पूरा इजीली क्या होगा? यहाँ से वहां तक पहुंच जाएगा। कोलोइड के अंदर अगर टॉर्च का बीम पास करोगे तो थोड़ा सा क्या होगा? डाइवर्ट होगा, टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। हेटेरोजेनियस के ऊपर सस्पेंशन के अंदर अगर तुम टॉर्च का बीम पास करोगे, लाइट का बीम डालोगे, तो लाइट का बीम क्या होगा? बहुत ज्यादा फैलेगा, बहुत दूर तक जाएगा या बहुत फैल के जाएगा, यानी वहां पे बहुत ज्यादा टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो सस्पेंशन में सनलाइट आता है ना? सनलाइट बोलिए, कोई भी लाइट चलेगा। अब सनलाइट क्या है? तुम अगर एक सोल्यूशन बनाओगे जो सस्पेंशन है, वहां पे लाइट पास करोगे, वो टॉर्च का लाइट भी हो सकता है, कोई भी लाइट। क्लियर है? एग्जांपल Yes. ले लो, NaCl प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर। ठीक है ना? यहाँ बात किया जाए, यहाँ पे क्या हो? गोल्ड प्लस वाटर, क्ले प्लस वाटर, मिल्क ले लो, ये सब क्या है हमारा? एग्जाम्पल है किसका? कोलोइड का। और होमोजेनियस का बात किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, है ना? चौक को पानी में डालोगे तो क्या दिखाएगा? वो सस्पेंशन तुमको दिखाएगा। क्लियर? Yes, sir. सर हल्दी भी होगा ना? हम्म, हल्दी। हल्दी, हल्दी वाटर
क्या होगा बताओ, हल्दी वाटर में होगा तो क्या होगा? सब कोलाइड में आएगा ना। हाँ कोलेट में आएगा, ठीक है। मतलब हल्दी का पार्टिकल हमको दिखेगा तो नहीं, बट वी कैन फील कि वहां पे हल्दी प्रेजेंट है ना, वो सेटल नहीं होगा नीचे। इसलिए मैंने बोला ना यहाँ पे कि सीम्स टू बी क्या, होमोजेनियस, बट इट विल बी, इट इज हेटेरोजेनियस। देखने में तुमको लग सकता है कि सर ये तो होमोजेनियस है, सर पार्टिकल नहीं दिख रहा है इसका, वो देखने में लगेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, दैट विल बी कोलेट, वो हेटेरोजेनियस होगा, कोलेट। और जहां पे बहुत क्लियरली दिख जाएगा वो हमारे लिए क्या होगा, सस्पेंशन। खत्म हो गया ये चीज। यस। ठीक ना, आगे बढ़। ठीक ना हो गया। Yes, sir. कोई खबर है क्या स्कूल कब खुलेगा तुम लोग का? No, sir. सर परसों खुल रहा है ऑनलाइन क्लासेस। नहीं, ऑफलाइन ऑफलाइन। खबर नहीं ना मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखो कंपोनेंट इन द कोलोडियल सोल्यूशन। अब कोलोइड सोल्यूशन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है, राइट? कंपोनेंट इन द कोलोडियल सोल्यूशन, कोलोडियल सोल्यूशन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट इन द कोलोडियल सोल्यूशन। जैसे मैंने बताया कि इस चैप्टर के अंदर मेनली हमको कोलोइड पढ़ना है, तो लिखा है कंपोनेंट। कोलोडियल सोल्यूशन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट होता है इसमें डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज, यानी डीपी। अब डीपी क्या है तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, है ना। दूसरा होता है आपका डिस्पर्स्ड मीडियम। क्या होता है बताओ? डिस्पर्स्ड क्या? मीडियम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डीएम। बहुत सिंपल चीज। जैसे मान लो कि हर थ्रू सोल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट, तो हर थ्रू सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है एक सल्यूट, और एक क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, है ना। Yes, sir. तो वैसे ही एक कोलोइड सोल्यूशन के अंदर भी दो चीज प्रेजेंट होना पड़ता है। क्या प्रेजेंट होना पड़ता है? पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होता है डिस्पर्स्ड मीडियम। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि जैसे सोल्यूशन के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट का जो डिफरेंस है ना, तो वैसे यहाँ पे समझो कि ये जो होगा ये एक सल्यूट की तरह बिहेव करता है, और ये जो होगा एक क्या है, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। बात समझ आया कि नहीं आया? डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और डिस्पर्स्ड मीडियम जो है वो क्या करेगा, एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो और क्लियर होगा। मान लो बात करते हैं कि क्ले प्लस वाटर का, यानी हमने क्ले को क्या कर दिया, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। तो ये जो क्ले हमारा होगा ना, दिस क्ले विल बी द डिस्पर्स्ड फेज, एंड ये H2O जो हमारा होगा दैट विल बी द डिस्पर्स्ड मीडियम। इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर है ना। वैसे हम लोग बात करेंगे गोल्ड प्लस वाटर का, तो गोल्ड और वाटर का बात करोगे तो ये गोल्ड हमारे लिए क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज होगा, और वाटर हमारे लिए क्या होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। ऐसे तुम बात करोगे यहाँ पे कॉपर प्लस वाटर का, कि कॉपर को वाटर में मिक्स करके घोल दो, है ना। बहुत सॉफ्ट पार्टिकल कॉपर का जो पाउडर होता है वो भी कोलोइड सोल्यूशन बनाता है। तो कॉपर जो हमारे लिए होगा ये डिस्पर्स्ड फेज होगा, और वाटर जो हमारे लिए होगा ये क्या होगा, डिस्पर्स्ड मीडियम। इज इट क्लियर? तो फेज और मीडियम पहचानना उतना ही सिंपल है जितना सिंपल सल्यूट को और सॉल्वेंट को पहचानना है। जैसे तुम एक सॉल्यूशन के अंदर, थ्रू सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट को पहचानते हो, बिल्कुल उसी तरह से तुमको यहाँ पे क्या करना है, डिस्पर्स्ड फेज को और डिस्पर्स्ड मीडियम को पहचानना है। ठीक है सबको? Yes, sir. चलो तो आज हम इसको यहीं पे रखेंगे। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ भी आज के क्लास में तो प्लीज पूछो। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कोलोडियल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ बात करेंगे इनका प्रिपरेशन कैसे बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तो कुछ पूछना है? सर ये जो अभी आपने पढ़ाया हाँ
इसमें सॉल्वेंट जो होता है वो मतलब डिस्पर मीडियम होता है, मतलब देखो डिस्पर्स मीडियम। देखो सॉल्वेंट नहीं बोलते, हम लोग उसको एज ए सॉल्वेंट ट्रीट कर सकते। तुम अगर बोलो कि सर ये सॉल्वेंट है क्या, तो ऐसे सॉल्वेंट नाम नहीं लेंगे, बिकॉज इक्वल नाम दिया गया है ना, डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेज। तो जिस मीडियम में, यानी जो मीडियम है, जैसे मान लो तुम क्ले को वाटर में डालोगे, तो यहाँ पे मीडियम कौन है हमारा, वाटर मीडियम होगा ना। तुम वाटर के अंदर क्ले को डाल रहे हो, तो वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर एज ए मीडियम काम कर रहा है, वहां पे लिक्विड मीडियम काम कर रहा है, इसलिए वाटर को हमने क्या माना, डिस्पर्स मीडियम माना। तो मैंने क्या बताया, जैसे हम लोग सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं, वैसे हम लोग एक कोलोइडियल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स फेज को और डिस्पर्स मीडियम को सेपरेट, ठीक है। यस सर। और कुछ डाउट किसी को? अंकुश क्लियर तुमको? अंकुश, नंदना, Yes, sir. मयंक, यस सर। वैशाली, Yes, sir. निंदा, Yes, sir. ठीक है चलो, ठीक है चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तो वहां पे चलो हम लोग इसको और क्लियरली देखेंगे कैसे पॉसिबल है, क्या होगा। T1 क्या है? निंदा कुछ भेजा क्या तुमने? सर चलो, थैंक यू सर। बाय।